हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी एडीओ के जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो है सामान्य भाषा के 2 सेट्स हम लोग लगा चुके हैं। आज जो मैं आप लोग को अपलोड करूँगी वो सामान्य अध्ययन का जो है पार्ट फर्स्ट होगा हम लोग का, क्योंकि हम लोग जो है आज से मैं 3 वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करने वाले, तो ये जो हम लोग का सेकंड वीडियो होने वाला है। तो सामान्य अध्ययन का जो हम लोग का हो जाएगा ये फर्स्ट वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आते हैं डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर फर्स्ट सामान्य अध्ययन का। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो पहले सतलुज नदी में मिला दुर्लभ जो है टेंटलम जो है निम्नलिखित में से क्या है? मछली है, कछुआ है, धातु या फिर शैवाल है? क्या है? तो पहले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सतलुज नदी में मिला दुर्लभ टेंटलम एक दुर्लभ धातु है। यह एक ग्रे रंग की जो है जंगरोधी धातु है जो अत्यंत कठोर और लचीली होती है। यह मुख्य रूप से जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जो है कैपेसिटिकल और सेमीकंडक्टर बनाने में उपयोग की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक धातु है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। सूची फर्स्ट में औद्योगिक विधि के साथ सूची सेकंड में जो उद्योग जिससे जो है जुड़ी हुई है को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए जो है कूट को जो सहायता से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम लोग जो ये मिलान करना है, इसको मैचिंग दिया गया है हम लोग का। तो पहले का क्या होगा हम लोग का? तो पहला दिया गया है हम लोग का क्रैकिंग। तो क्रैकिंग का क्या हो जाएगा हम लोग का? पेट्रोलियम। क्रैकिंग का क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। आगे बात करते हैं स्मेल्टिंग का क्या हो जाएगा? तो कॉपर। स्मेल्टिंग का क्या हो जाएगा? कॉपर। स्मेल्टिंग का हो जाएगा हम लोग का कॉपर। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजिनेशन की बात करें तो ये हो जाएगा खाद्य वसाएं हो जाएगा हम लोग का। आगे बात करते हैं वल्कनाइजेशन क्या हो जाएगा? तो हम लोग का रबर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन के आधार पर हम लोग देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 3 4 1 ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद भारत में खेती के आदिम रूप के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? आदिम रूप के लिए बेबर, पामादाबी या फिर मिल्पा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश भारत में जो है खेती के आदिम रूप के लिए बेबर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसे दाहिया के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्थानांतरणशील कृषि है। इस खेती में जंगल की जमीन को साफ करके वनस्पति को जला दिया जाता है और साफ की गई जमीन पर जो है फिर फसल उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक बेबर खेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बताया हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है 31.16% जो है। साल 2011 में भारत की कुल जनसंख्या जो है 1 करोड़ जो है 210 मिलियन थी। साथ ही जो है 2011 में भारत का लिंग अनुपात जो है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। तो इसके आधार पर जो है आप लोग जनगणना से भी जो है सवाल बनते हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग बोलिएगा तो मैं आप लोग के लिए जनगणना के लिए जो है एक अलग से वीडियो ले आ दूँगी आप लोग के लिए, क्योंकि यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे हम लोग पिछले बार जो बीपीएससी 17वीं बीपीएससी हुआ था उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब बिहार की जो है लिंग अनुपात कितना है, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसे आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सुंदरवन का नाम जो है सुंदरी पेड़ के नाम से पर ही पड़ा है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। सुंदरवन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के संगम से जो है बना डेल्टा है। यहाँ बंगाल के बाघों की जो है बड़ी आबादी है। सुंदरवन को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी जो है ऑप्शन सही है हम लोग का। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? राष्ट्रीय वन नीति जो है किस वर्ष से लागू की गई थी? 1952 से 1963 से 1978 से या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो
भारत में राष्ट्रीय वन नीति का पहला संस्करण 1952 में लागू किया गया था। उसके बाद जो 1988 में जो है इस नीति का दूसरा संस्करण लागू हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और बहाली के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला जो 1952 में हुआ था और दूसरा जो है 1988 में हुआ था। इसमें 88 ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 के तो जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेल्सियस से की तापमान रेखा का विस्तार माना जाता है। कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में, कर्क रेखा के समांतर किंतु उत्तर में, विंध्याचल पहाड़ी और पठारी प्रदेश के उत्तर में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेल्सियस से जो है इस तापमान समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर लेकिन दक्षिण में विस्तृत होती है। यह रेखा दक्षिण भारत में तापमान के वितरण को दर्शाती है। जनवरी माह में भारत में तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर जो है बढ़ता है, यानी कि उत्तर से जो है दक्षिण की ओर बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम लोग का हो जाएगा कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार जो है सही करना है, बेसिन के हिसाब से। तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा है। उसके बाद सिंधु नदी का आता है, फिर गोदावरी और अंत में जो है कृष्णा का। इस आधार पर जो है गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा सही क्रम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा, उसके बाद सिंधु, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी कि शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया गया है, मैक्सिमम किसके द्वारा किया गया है? सोन नदी द्वारा, गंडक नदी द्वारा, कोसी नदी द्वारा या फिर गंगा नदी द्वारा। तो 9 नंबर क्वेश्चन के बाद, कोसी नदी को जो बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह नदी तिब्बत, नेपाल और भारत में बहती है। कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। यह नदी तिब्बत में उत्पन्न होती है और बिहार में प्रवेश करने के बाद बार बार बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है, जिससे राज्य में व्यापक तबाही होती है। कोसी नदी की धारा अक्सर अपना मार्ग बदलती रहती है, जिसके कारण यह विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है कोसी नदी जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 की, तो कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। रांची पठार की, मालवा पठार का या फिर छोटा नागपुर पठार का या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र। तो 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कर्क रेखा भारत के कई पठारी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यह मालवा पठार मुख्यतः मध्य प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है, इसे महत्वपूर्ण रूप से आच्छादित करती है। साथ ही यह छोटा नागपुर पठार मुख्यतः झारखंड में से गुजरती है और रांची शहर जो रांची पठार का हिस्सा है कर्क रेखा से बहुत समीप जो है स्थित है। अतः मालवा पठार और छोटा नागपुर पठार, जिससे रांची पठार शामिल है, दोनों ही कर्क रेखा द्वारा जो है पर्याप्त रूप से आच्छादित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि रांची पठार और मालवा का पठार। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें हम लोग तो बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित किया है? बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों की रिहाई को चुनौती दी है, या फिर 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया था, या फिर 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को जो है समय पूर्व रिहाई करने संबंधित आदेश को रद्द कर दिया और न्यायमूर्ति बी नागरल्ला और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया ने जो है निर्णय दिया। तो इसका राइट। तो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो प्रश्न में दिए गए कथन 1, 2, 3 और तीनों ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में जो है वर्णित है। कथन 4 भी सही है, क्योंकि न्यायमूर्ति बी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया जो है की पीठ ने ही जो है यह निर्णय लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से, यानी कि सभी जितने भी जो है ऑप्शन है ये सभी सत्य हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करें, राष्ट्रपति को उनके पद से उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले संविधान उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इस उद्देश्य परिवर्तन को अधिमान्य दे सकता है। प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4
4वां भाग के सदस्य या फिर लोकसभा के कुल सदस्यों के आधा सदस्यों से कम नहीं या फिर लोकसभा के किसी भी सदन के 2/3 बहुमत। इसमें राइट आंसर। तो 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को जब अभियोग से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 में, यानी कि अनुच्छेद जो है 61 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। और महाभियोग के प्रस्ताव जिस सदन में लाया जा रहा है उस सदन में 1/4 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है तथा सदन के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से जो है पारित होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों सदनों के सदस्य की कुल संख्या का 1/4वां भाग जो है सदस्य होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात करें तो उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद, लोकतंत्र, अखंडता, या इनमें से सभी। तो 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता सब जोड़े गए थे। इन शब्दों में भारत की नीतियाँ और सिद्धांतों को और अधिक स्पष्टता से परिभाषित करने का काम किया गया। सामाजिक यह शब्द नागरिक के लिए जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता स्थापित करने को लक्ष्य को दर्शाता है। धर्मनिरपेक्ष यह शब्द जो है सभी धर्मों को समान और सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को दर्शाता है। यह संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान जो है किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है शामिल नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाजवाद, धर्म, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों जो शब्द जोड़े गए थे। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात करते हैं तो सूची 1 को जो है सूची 2 में सम्मिलित करना है और निम्नलिखित फोटो सही उत्तर चयन करना है। तो सूची 1 में जो है संविधान का मद दिया गया और सूची 2 में जो है देश जिनसे लिया गया है ये दिया गया है। और तो कौन क्या चीज़ किस देश से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें हम लोग तो ये कहाँ से लिया गया है? तो 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आयरलैंड के सिद्धांत से जो है लिया गया है। और मौलिक अधिकार की बात करें हम लोग, मौलिक अधिकार जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की बात करें हम लोग तो ये जो है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश से जो है लिया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करें तो भारत राज्यों का संघ ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। तो इससे हम लोग बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3, 4, 1, 2, ये जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, नागपुर में, या फिर रुड़की में, या फिर दिल्ली में? तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जिसे CBRI कहा जाता है भारत के उत्तराखंड राज्य में रुड़की स्थान पर जो है स्थित है। यह संस्थान भवन उद्योग में अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु समर्पित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुड़की में है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से आदर्श मूलक वचन है? गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहाँ लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। फिर सेकंड ऑप्शन में बेरोजगारी गरीबी के कारण में से एक है। थर्ड नंबर ऑप्शन है भारत सरकार को जो बेरोजगारी और गरीबी का नियंत्रण करने के लिए जो है और उपाय करने चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। 16 नंबर क्वेश्चन के बाद सरकार को जो बेरोजगारी और गरीबी को जो नियंत्रण करने के लिए उपाय करने चाहिए, यह एक आदर्श मूलक वचन है क्योंकि यह समाज में सुधार और बेहतर बनने की दिशा में जो है सुझाव देता है। ऐसे वचन आमतौर पर नैतिकता और विकास की दिशा को जो है निर्देशित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग बात करें तो कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को प्रभावित करती है? तो आर्थिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, भौगोलिक गतिविधि, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्थिक गतिविधि। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक गतिविधि। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बात करें तो मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? मैडम कामा ने पेरिस में, लंदन में, स्टुटगार्ट में, या फिर जिनेवा में? तो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो श्रीमती भिखाजी रुस्तम कामा ने, यानी कि मैडम कामा ने 24 सितंबर 1861 से 1861 में 13 अगस्त से लेकर 13 अगस्त 1936 तक भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी जिन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया।
वे जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में जो है 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए सुविख्यात है। यह झंडा आज के राष्ट्रीय ध्वज से भिन्न था, जिससे हरे, पीले और लाल रंग की धारियां थी और इसके बीच में जो है वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टुटगार्ट में जो है इन्होंने झंडा फहराया था पहली बार, और जिसमें जो है हरे पीले और लाल रंग के जो है धारियां थी और बीच में जो है वंदे मातरम लिखा हुआ था। वंदे मातरम लिखा हुआ था। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम लोग तो सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा जो है 1916 में एनी बेसेंट द्वारा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा भारतीयों के लिए होम रूल लीग आंदोलन क्यों चलाया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में जाने के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, ब्रिटिश भारतीय सरकार के स्वशासन प्राप्त करने के लिए, या फिर भारतीय परिषद एक्ट 1909 के विरोध में। तो 19 नंबर क्वेश्चन की बात, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1919 में जो है एनी बेसेंट की मदद से जो होम रूल लीग की स्थापना की थी, और होम रूल आंदोलन के दौरान जो बाल गंगाधर तिलक को जो काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी और इन्हें जो है लोकमान्य की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। बंगाल विभाजन के विरोध में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटिश भारतीय सरकार से स्वशासन प्राप्त करने के लिए जो है ये किया गया था। हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? भारत की सने पूर्ण स्वतंत्रता, या फिर डोमिनियन स्टेट, या फिर प्रांतीय स्वायत्तता, या फिर केंद्रीय के प्रतिनिधि सरकार। तो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है 8 अगस्त 1940 को शिमला में अगस्त प्रस्ताव दिया। इसमें जो है अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए जो है कार्यकारी परिषद के विस्तार का जो है वादा किया था। युद्ध के बाद भारत को जो है डोमिनियन स्टेट देना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डोमिनियन स्टेट। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की हम लोग बात करें तो निम्न को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी जी भारत में वापसी, लखनऊ समझौता, या फिर प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, या फिर चंपारण सत्याग्रह। इसको जो है समय कालखंड के अनुसार जो है इसको व्यवस्थित करना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पहले हुआ था 1919 का जो है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम हुआ था 1919 का। तो इसके राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का, यानी कि पहले हुआ था 3, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद हुआ था पहला यानी कि गांधी जी की वापसी हुई थी, उसके बाद जो है दूसरा यानी कि लखनऊ समझौता हुआ था, उसके बाद जो है चौथा यानी कि चंपारण सत्याग्रह। तो ऐसा हम लोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया था गर्मपंथी? तो 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों का प्रभाव जो है 1906 के बाद बढ़ा था। इस समय जो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जैसे प्रमुख नेताओं ने से सामना आए थे। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक आक्रामक और उग्रवादी तरीके अपनाते थे। आप लोग को पता होगा ट्रिक लाल पाल बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जो है प्रमुख नेता थे गर्म दल के। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 1906 के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय जो है कांग्रेस का शिशु काल किस अवधि को कहा जाता है? तो 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस का उदारवादी काल यानी कि शैशव काल 1885 से 1905 तक की अवधि को कहा जाता है। इस समय कांग्रेस के नेता मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक तरीके से सुधारों की मांग कर रहे थे। उदारवादी चरण के दौरान जो है कांग्रेस के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले और बंकिमचंद्र बनर्जी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1885 से लेकर 1905 ईस्वी को जो है शैशव काल के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम तो 1857 की क्रांति के समय जो है निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो 1857 क्रांति के समय कौन गवर्नर जनरल था भारत का? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन। तो 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे,
वह 1856 से 62 तक जो है 1862 तक जो है इस पद पर रहे थे और 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। उनके कार्यकाल में ही जो 1857 का भारतीय विद्रोह हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1857। ऑप्शन बी 1818 लॉर्ड कैनिंग जो थे वायसराय थे। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो हुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन हम लोग का, इससे उच्च अध्ययन के लिए जो है शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो केवल एक, केवल दो, या फिर एक दो, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो हुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। अतः दोनों कथन जो है सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों जो है सत्य कथन है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें हम लोग तो 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के निर्धारित किया गया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बागान श्रमिकों को जो है बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बागान श्रमिकों को जो है शादी करने की अनुमति नहीं थी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने जो है 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिक के आंदोलन को जो है नियंत्रित करने के लिए 1859 का अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत जो है चाय बागानों के श्रमिकों को जो है अपने अधिकारों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बागान श्रमिकों को जो है बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। आगे बात करते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की थी। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया। तो इसकी ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग तो मेयो ने, कर्जन ने, या फिर रिपन ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो लॉर्ड मेयो जो भारत के वायसराय थे ने 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव पास किया था। इसके तहत जो प्रांतीय सरकारों को अपने बजट संतुलन करने के लिए जो स्थानीय कर लगाने का जो है अधिकार दिया गया था। इस प्रस्ताव से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के विकास को जो बढ़ावा मिला था। इसके बाद 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेयो। आगे हम लोग बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। तो 29 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हो गए थे। हम्पी में, श्रीरंगपट्टनम में, नंदी हिल्स में, या फिर मैसूर में। तो टिप्पू सुल्तान कहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तो 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो टिप्पू सुल्तान मैसूर राज्य के शासक थे, जिसके पिता हैदर अली ने इनकी वीरता से प्रभावित होकर इन्हें शेर ए मैसूर के किताब से जो है नवाजा था। 1758 में जो है निजाम को जो है अपनी ओर मिलाकर वेलेजली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। टिप्पू सुल्तान वीरता से युद्ध करते हुए 4 मई 1799 को जो है श्रीरंगपट्टनम में जो है मारे गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीरंगपट्टनम में जो है शहीद हो गए थे। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें हम लोग, किस भारत के नए समुद्री मार्ग को खोजा। किसने जो है भारत के नए समुद्री मार्ग को खोजा था। कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने, या फिर अमेरिगो वेस्पुची ने, या फिर मंगेलर ने। तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक और खोजकर्ता था। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक एक नया समुद्री मार्ग खोजा था। वास्को डी गामा ने 1497 में पुर्तगाल से अपनी यात्रा शुरू की थी और 1798 में जो है अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो भारत के कालीकट पर जो है पहुंचा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्को डी गामा। कब खोजा था तो 1498 में, और कालीकट बंदरगाह पे जो है उतरा था। और इसका स्वागत किसने किया था। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो जमहूरी ने जो है इसका स्वागत किया। क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं हम लोग। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो मराठा शासकों के अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में जो है निम्नलिखित मिलान करें। अधिकारी दिया गया और विभाग दिया गया है, हमें जो मिलान करना है। तो पहले देखें हम लोग तो सचिव को क्या कहा जाता था। तो
इस नंबर क्वेश्चन की बात करें, अष्टप्रधान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक सलाहकार परिषद थी। 1674 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, और जिसमें जो है पेशवा जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पेशवा क्या होते थे? प्रधानमंत्री हुआ करते थे। सचिव जो है ये इसको पत्राचार विभाग को जो है सचिव कहा जाता था। और सुमंत क्या होता था? तो सुमंत जो है विदेश मंत्री हुआ करता था। और अमात्य क्या होता था? तो अमात्य जो है वित्त मंत्री हुआ करता था। आपको पता होगा कि 17वीं बीपीएससी में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, 17वीं बीपीएससी में। तो ये भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें हम लोग, तो महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसका नाम क्या था? सकीनात ए ओलिया, सिरुल असराय, या फिर अनवर ए सुलेह, या फिर रजमनामा। तो 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अकबर के आदेश पर जो है फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा जो है महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, और इसका नाम रजम नामा रखा गया। रज्जम का अर्थ होता है युद्ध, और नामा का अर्थ होता है कहानी या पुस्तक। अतः रज्जमनामा का अर्थ है युद्ध की कहानी या युद्ध की पुस्तक। अकबर के कार्यकाल को जो है फारसी साहित्य का पुनर्जागरण कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रज्जमनामा। फारसी अनुवाद क्या है महाभारत का? तो रज्जमनामा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को जो है संदर्भित करता है? खिराज, खुम्स, उष्ण, मुक्तई। और इसमें जो है चयन करना है हम लोग को कुट से। इसके जो हम लोग को कुट से जो है उससे उत्तर देखना है। तो इसके 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो खराज जो है यह भू राजस्व कर था जो हिंदू किसानों से वसूला जाता था। इसकी दर जो है 1/4 से 1/3 तक थी, और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है खराज को बढ़ाकर 1/2 यानी कि 0.5% तक जो है कर दिया था। मुक्तई जो है सल्तनत काल में लगान निर्धारण की जो है मिश्रित प्रणाली थी, और मुक्तई कहा जाता था। एक तरह की जो भूमि उत्पाद कर था उसन क्या था? यह भी खराज की तरह ही एक भू राजस्व कर था जो मुस्लिम किसानों से लिया जाता था। इसकी दर जो है खराज की तुलना में कम होती थी। खुम्स या खम्स जो है, खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था। खुम्स जो है लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से जो है लूट में जो है प्राप्त होता था। इस लूट का जो है 4/5 भाग जो है सैनिकों में बांट दिया जाता था, और शेष 1/5 भाग जो है राजकोष में जो है जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इस खुम्स के अनुपात को जो है उल्टा कर दिया था। अतः खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, जबकि खिराज जो है उरन और मुक्तई भूमि उत्पाद पर से संबंधित थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 3 और 4 जो है हम लोग का सही है, यानी कि खिराज और उष्ण और जो है मुक्तई ये जो है हम लोग का सही है, खुम्स जो है नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, या फिर फिरोज तुगलक के। तो 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें, फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। इसके शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 तक पहुंच गई थी। इसकी देखभाल हेतु सुल्तान दीवान ए बंदरगाह नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी। डॉक्टर RC मजूमदार ने फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कहा है कि फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध एवं इस क्षेत्र का सिकंदर लोदी और एवं औरंगजेब का जो है अप्रगामी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। इसको जो है इसके दरबार में जो सबसे अधिक गुलाम रहा करते थे, यानी कि दास रहा करते थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें हम तो महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर जो है कब किया था? 1021 में, 1022 में, 25 में, या फिर 1027 में। तो 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसका निर्माण राजा चंद्रदेव सोमराज ने करवाया था। तुर्क मुस्लिम शासक महमूद गजनवी ने 1025 में जो है सोमनाथ मंदिर पर जो है हमला किया था, और मंदिर के अंदर पूजा कर रहे लोगों को मारकर वहां से अपार धन दौलत लूटकर गजनी ले गया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम सोलंकी और मालवा के राजा भोज परमार ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार हमले किए थे। महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण जो है भारत पर 1001 ईस्वी में किया था। इन्होंने जो है अंतिम आक्रमण 1727 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था। महमूद गजनवी की मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का अंतिम आक्रमण कब किया था? तो जो है 1025 ईस्वी में।
आगे बात करते हैं हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें हम लोग तो राजा प्रवरसेन के बारे में जो है, राजा प्रवरसेन जो थे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर के जो दक्षिण में हैदराबाद तक था। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही हो जाएगा? बी और सी, या फिर बी, सी, डी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कथन ए जो है गलत है, क्योंकि वाकाटक वंश का संस्थापक जो है विंध्य शक्ति था, ना कि प्रवरसेन। कथन बी सही है, क्योंकि प्रवरसेन का साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर के दक्षिण में हैदराबाद तक फैला था। कथन सी भी सही है, क्योंकि प्रवरसेन प्रथम ने अपने पिता विध्वंस शक्ति की जगह ली थी। कथन डी भी सही है, क्योंकि प्रवरसेन प्रथम और उनके वंश का उल्लेख पुराणों और ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी, सी और डी जो है राइट आंसर। बी, सी, डी जो है राइट है, ये गलत है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, सूची एक को जो है सूची बी से 2 से जो है सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का जो है उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। तो बात करते यहाँ लेखक दिया गया है, यहाँ पे कृति दिया गया है। तो 37 नंबर क्वेश्चन की बात, पतंजलि के महाभाष्य की रचना जो है पाणिनि ने अष्टाध्यायी पर एक टीका है। जो पतंजलि किसका है तो महाभाष्य। दंडी की बात कर, दंडी एक संस्कृत लेखक थे। उन्होंने जो है 10 कुमार चरित्र, दंडी जो है 10 कुमार चरित्र की रचना की थी, जो 10 राजाओं की कहानी है। हेमचंद्र सूरी ने जो है कुमारपाल चरित्र की रचना की थी, जो गुजरात के राजा कुमारपाल का जीवन चरित्र है। तो ये हो जाएगा कुमारपाल चरित्र। सोमदेव की बात करें तो सोमदेव ने जो है नीति वाक्य की रचना की थी, जो राजनीति और नैतिक पर जो है ग्रंथ है। तो ये हो जाएगा नीति वाक्यमृत। तो इसके हिसाब से हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, हम लोग का डी, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। आगे हम लोग बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? दशरथ ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, या फिर चंद्रगुप्त ने? तो 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो सांची का स्तूप मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक अशोक ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक ने बनवाया था। और इसका निर्माण जो 3री शताब्दी ईस्वी में हुआ था, और जो है इसे बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए जो है महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें हम लोग तो राजतरंगिणी में जो है कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है मगध, कौशल, कश्मीर, कर्नाटक। तो 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राजतरंगिणी में कलहन द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह पद के रूप में है। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णित है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है, इसका रचना जो है काल सन 1147 से 1149 तक बताया जाता है। यह संस्कृत में लिखी गई है, एक महाकाव्यात्मक रूप से इतिहास की पुस्तक है। इसे लगभग 8000 छंद है, और यह 1148 से 50 के बीच में जो है लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कश्मीर। राजतरंगिणी में जो कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया था, यानी कि कश्मीर का। और आज भी आप लोगों को पता होगा कश्मीर को लेकर के बहुत से जो है पुस्तक निकल रहे हैं, जिसमें जो है कश्मीर फाइल आप लोगों ने देखा होगा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं हम लोग तो मेगास्थनीज डैश का राजदूत है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का, सिकंदर का, डेरियस का, या फिर पारसियों का? तो 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मेगास्थनीज यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वो जो लगभग 302 ईसा पूर्व में जो है आया था भारत। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जो भारत का विस्तृत वर्णन लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था मेगास्थनीज। आगे हम लोग बात करते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन के। चंपारण निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा जो है निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध की, वज्जी की, अंग की, मल की? तो 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अंग की राजधानी चंपा थी, जिसे पहले मालिनीपुरी के नाम से भी जाना जाता था। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित था और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यह प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह वर्तमान बिहार के राज्य के भागलपुर और मुंगेर जिलों में जो है स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंग प्रदेश की राजधानी क्या थी? चंपा। आगे बात करते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन की। महावीर का जन्म जो है
540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था महावीर का जन्म? वैशाली में, मगध में, सारनाथ में, इनमें से कोई नहीं। तो 42 नंबर क्वेश्चन, महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में जो है वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैशाली में हुआ था। और ये जो है जैन धर्म के जो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर भी माने जाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग तो 43 नंबर क्वेश्चन की। तो गौतम बुद्ध को किस स्थान पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में, सारनाथ में, वैशाली में या फिर कुशीनगर में? तो 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में जो है लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। उन्होंने जो है 29 वर्ष की आयु में जो है सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया था और सत्य की खोज में निकल पड़े थे। गौतम बुद्ध को जो है बोध गया बिहार में जो है पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह स्थान फल्गु यानी रंजना नदी के तट पर जो है स्थित है। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था और अधिकतम उपदेश जो है श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में दिया था, जहां उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोध गया में उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बोध गया जो है धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, आप लोगों को पता होगा, जहाँ पे जो है पिंडदान वगैरह भी होता है। और जो ये बोध गया जो है कौन सी नदी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये फल्गु नदी के किनारे है। आगे हम लोग बात करते हैं तो 44 नंबर क्वेश्चन की। 44 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो वर्ण आश्रम प्रचलित था। वर्ण आश्रम जो है प्रचलित था ऋग्वेद के समय में, ऋग्वेद के बाद के समय में, मानव धर्म शास्त्र के समय में या फिर महाभारत के विषय का समेकन के समय में? तो 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो वर्ण आश्रम प्रणाली ऋग्वेद काल से प्रचलित है। इसमें जो है व्यक्ति के जीवन को 4 चरणों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, शिक्षा या फिर गृहस्थ, परिवार पालन, वानप्रस्थ यानी संन्यास की ओर अग्रसर और संन्यास यानी कि आध्यात्मिक जीवन। प्रत्येक वर्ण और आश्रम के अपने विशिष्ट कर्तव्य और दायित्व निर्धारित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद के समय में 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। आगे बात करते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन की। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो सिंधु घाटी स्थल सूतकांगेडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? रावी, झेलम, दासक उपयुक्त में से एक से अधिक। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो सूतकांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो है दासक नदी के तट पर जो है स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है, जिसे जो है सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है। इसकी खोज जो है 1875 में मेजर एडवर्ड मोकलर ने की थी तथा छोटे पैमाने पर खुदाई की थी। 1960 में जॉर्ज एफ डेल्स ने जो है व्यापक उत्खनन किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दासक नदी के किनारे पर जो है सूतकांगेडोर है। आगे हम लोग बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो ईस्वी यानी कि सन 100 वर्ष से लोहे के पहिए वाला रथ का जो है किस देश में जो उपयोग होता था? ग्रीक में, भारत में, चीन में, अरब में? तो 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ईस्वी सन 100 वर्ष में लोहे के पहिए वाला रथ भारत में उपयोग होता था। भारतीय सभ्यता में रथ युद्ध और यातायात के प्रमुख साधन के रूप में जो है प्रयुक्त होते थे। रथों में तकनीकी कौशल और कारीगरी का उच्चतम स्तर था, जो युद्ध रणनीति में सहायक थे। लोहे का जो है उपयोग 1500 से 1000 ईसा में जो है शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में। और कब से शुरू हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो है लोहे का उपयोग जो है शुरू हो गया था। आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, भारत के प्रथम सिक्के कहाँ चलन में आए थे? कहाँ पे आए थे? तो मध्य भारत में, पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो भारत में पहली बार सिक्के उत्तर भारत में चलाए गए थे। भारत में सर्वप्रथम सिक्का हिंद यूनानियों के द्वारा जो है जारी किया गया था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो है कुषाण वंश के राजाओं ने जारी किए थे, लेकिन सर्वाधिक सिक्के जो है गुप्त काल में जारी किए गए थे। दक्षिण भारत में पंच सिक्कों को जो है प्राप्ति सर्वप्रथम अस्मक जनपद से प्राप्त की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर भारत में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पायराइट सबसे ज़्यादा कहाँ है? ओडिशा में, बिहार में, झारखंड में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार भारत में पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह देश का पायराइट का संसाधनों का जो है 95% जो है 95% हिस्सा जो है रखता है। पायराइट को आयरन पायराइट या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। यह खनिज मुख्यतः
फर्टिलाइजर उद्योग में जो है उपयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में। आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी में जो यहाँ से क्वेश्चन बने थे। आगे हम लोग बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध जो है बिहार के किस नदी से है? डगमारा जल विद्युत परियोजना कोसी, बागमती, पुनपुन, उपयुक्त में से एक से अधिक। 49 नंबर क्वेश्चन, डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार के कोसी नदी से है। यह परियोजना रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में जो है सुनिश्चित करने में सहायक होगी। यह बिहार के ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोसी नदी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें हम लोग तो किस नदी को बिहार का दुख यानी बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कोसी नदी को। आगे बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन का। तो पटना का स्थानीय समय पर, तो इसका ऑप्शन देखें तो भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है, वहाँ वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है पटना। तो 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आगे है। भारतीय मानक समय जो है 82 डिग्री 30 मिनट जो है ईस्ट में देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत मानक समय से जो है आगे है। कितना आगे है? तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटा जो है आगे है। इसलिए बोला जाता है कि पूर्वोत्तर राज्य के जितने हैं तो वो लोग जो है अलग समय की जो है मांग करते हैं, अपना कार्यकारी समय उनको अलग करने की मांग करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग तो 52 नंबर क्वेश्चन की। बिहार से पृथक होने पर जो है झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा जो है मिला था? 38.4%, 51.74% या फिर 43.35% या फिर 45.85%। तो 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें, झारखंड का क्षेत्रफल पुराने बिहार का जो है 45.85% जमीन है, जिसका गठन जो है 15 नवंबर 2000 को जो है हुआ था, जिससे जो बिहार 2 राज्यों में विभाजित हो गया था, बिहार और झारखंड। विभाजन का उद्देश्य इस क्षेत्र के आदिवासी लोगों को विशिष्ट सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं को जो है संबोधित करना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 45.85%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। बिहार सरकार का 7 निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 7 निश्चय में से आप लोगों को पता होगा 7 निश्चय 2.0 भी आ चुका है। तो महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवार को बिजली की आपूर्ति, बाल कल्याण। तो 53 नंबर क्वेश्चन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 2015 में चुनाव से ठीक पहले 7 निश्चय योजना की घोषणा की थी। 7 निश्चय योजना आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े, ये सब जो है 7 निश्चय थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल कल्याण, ये जो है सम्मिलित नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन की। बात करें 54 नंबर क्वेश्चन की, तो बिहार भारत के किस फल के जो है वार्षिक उत्पादन का जो है 71% उत्पादन करता है? तो अनानास, संतरा, लीची, आम। तो 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार जो भारत में जो है लीची का प्रमुख उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा जो है प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लीची। आगे बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश यानी कि वेक्टर नहीं है? विस्थापन, वेग, बल या फिर आयतन। तो 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दिए गए विकल्पों में से जो है आयतन एक सदिश राशि नहीं है, यह जो है अदिश राशि है। विस्थापन, वेग और बल तीनों जो है सदिश राशियाँ हैं, क्योंकि इनमें जो है परिमाण और दिशा जो है दोनों होते हैं, जबकि आयतन में जो है केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का राइट हो जाएगा, ये सदिश राशि नहीं है। बाकी विस्थापन, वेग, बल जो है ये सब सदिश राशि है। लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड के लिए जो है कुल ऊर्जा कितना होता है? शून्य रहती है, निरंतर गिरती है, स्थिर रहती है या फिर निरंतर बढ़ती है? तो 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिरती है तो इस दौरान निम्न घटनाएं होती है। वस्तु का वेग नीचे की ओर बढ़ता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, वस्तु की ऊंचाई कम होती है, इसलिए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है घटती है। वस्तु की कुल ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है, अर्थात कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है स्थिर रहती है। बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, उष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है ऊर्जा का नियम, द्रव्यमान का नियम, संवेग का नियम या फिर आवेश का नियम। तो 57 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, उष्मागतिकी के प्रथम नियम जिसमें जो है
U इक्वल टू Q माइनस W के अनुसार जो है किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा 2 भागों में बराबर होती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है। यह नियम कहता है कि किसी विलगित निकाय यानी आइसोलेट सिस्टम की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा का नियम जो है। आगे बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। तेल स्लिक क्या है? तो उबला हुआ तेल या फिर ठंडा तेल या फिर समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 58 नंबर क्वेश्चन के बाद तेल स्लिक एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो है तेल समुद्र की सतह पर एक पतली फिल्म के रूप में जो है फैल जाता है। यह समुद्री पर्यावरण को हानि पहुंचाता है और इसे साफ करना मुश्किल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। सूखी बर्फ है। सूखी बर्फ क्या है? ठोस नाइट्रोजन है, ठोस ऑक्सीजन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होती है। यह अपने अत्यंत निम्न तापमान या -78.5 डिग्री सेल्सियस या 109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट के कारण जो है एक प्रभावी शीतलक के रूप में जो है उपयोग की जाती है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर यह पिघलकर द्रव्य अवस्था में जो है आने के बजाय जो है सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इसलिए इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 60 के बाद निम्नलिखित अम्लों का उनके प्राकृतिक स्रोत से मिलान करें। सिरका, सिरका का क्या होगा? तो 60 नंबर क्वेश्चन की बात सिरका, इसमें जो है मुख्य रूप से एसिटिक एसिड होता है। इसे खट्टा स्वाद और तीखी जो है गंध देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, ये क्या होता है? एसिटिक होता है। सिरका जो होता है एसिटिक होता है। आगे बात करें संतरा। संतरा के बाद संतरे और अन्य खट्टे फलों में जो है साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका हो जाएगा हम लोग का साइट्रिक एसिड। दही, दही में क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक का 3, बी का 1, सी का 2। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की। 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो स्टेनलेस इस्पात का एक मिश्र धातु है। इस्पात प्लस क्रोमियम प्लस निकल, इस्पात प्लस सिल्वर प्लस निकल, इस्पात प्लस निकल प्लस एल्युमिनियम, इस्पात प्लस क्रोमियम प्लस एल्युमिनियम। तो 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो स्टेनलेस इस्पात एक मिश्र धातु है। इसमें मुख्य रूप से इस्पात आयरन और कार्बन का मिश्रण जो है के साथ जो है क्रोमियम मिलाया जाता है। सामान्य राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस्पात में जो इस्पात प्लस क्रोमियम प्लस निकल जो है मिलाया जाता है स्टेनलेस में। आजकल जो स्टेनलेस स्टील बर्तन जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन थोड़ा हानिकारक भी है ये, इसलिए इसे जो है बचकर ही थोड़ा यूज़ करना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन की। तो 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो गैलेना डैश का आयसक है। गैलेना गैलेलियम, जर्मेनियम, पारा या फिर सीसा। तो 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गैलेना सीसा का मुख्य आयसक है। इसका रासायनिक सूत्र जो है लेड सेकेंड सल्फाइड PbS है। यह एक महत्वपूर्ण खनिज है जिससे सीसा धातु का निष्कर्षण किया जाता है। गैलेना में अक्सर जो है चांदी भी अशुद्धि के रूप में पाई जाती है। इससे यह चांदी का भी एक स्रोत बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये क्या है? एक सीसा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें हम लोग तो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आयसक है। मैग्नेजाइट है या फिर फ्लोरस्पार है, बॉक्साइट है या फिर मैग्नेटाइट है। तो 63 नंबर क्वेश्चन की बात दिए गए विकल्पों में मोनोजाइट सही उत्तर है। यह थोरियम और दुर्लभ तत्वों का जो है प्रमुख आयसक है। भारत के पास जो मोनोजाइट का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है, जो मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु की तटीय रेत में पाया जाता है। यह भारत के तमिलनाडु की तटीय रेत में पाया जाता है। यह भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रचुर खनिज है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोनोजाइट। आगे बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की। कौन सा रासायनिक अपक्षय प्रक्रम चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करता है? ऑक्सीकरण, सल्फोनीकरण या फिर जल योजनीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें, चूना पत्थर मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट को जो है अत्यधिक प्रभावित करने वाला रासायनिक अपक्षय प्रक्रम कार्बोनेशन है। इसमें जो है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर जो है कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनती है, जो चूना पत्थर को घोलकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। दिए गए विकल्पों में जो है कार्बोनेशन नहीं है। जल योजनीकरण हाइड्रेशन में जो है खनिज जल को जो है अवशोषित करते हैं, जो चूना पत्थर के लिए प्राथमिक प्रक्रिया नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं।
आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की। सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है एवं जो है निम्न कूटों से जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम। धोने का सोडा। धोने का सोडा पानी का कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लोहा और अन्य खनिजों या धातु की उपस्थिति के कारण होता है। कठोर जल में मुख्य रूप से कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं जैसे बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट होते हैं। धोने का सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा जो होता है क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और कास्टिक सोडा की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे बात करते हैं तुतिया की बात करें तो कॉपर सल्फेट। आगे बात करते हैं हाइपो जो होता है सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 का 4, बी का 1, सी के 2 और 3, डी का 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 66 की। लोहे के संक्षारण जंग लगने को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त की जंग लगने के लिए? तो गैल्वेनीकरण या फिर एनोडीकरण या फिर क्रोम प्लेटिंग या फिर भर्जन। तो 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो गैल्वेनीकरण जो होता है यह सद लेपन, एनोडीकरण जो होता है एल्युमिनियम जैसी धातुओं के लिए होता है, और क्रोम प्लेटिंग लोहे के संरक्षण यानी कि जंग लगने के रोकने की विधि है। भर्जन जो होता है यानी कि रोस्टिंग जो होता है एक धातु क्रम प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। यह संक्षारक रोकने की विधि नहीं है बल्कि अयस्क से धातु प्राप्त करने का एक चरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भर्जन जो है एक विधि नहीं है। बाकी गैल्वेनीकरण, एनोडीकरण, क्रोम प्लेटिंग ये सब जो है जंग लगने से रोकने के लिए है। आगे बात करें हम लोग तो 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो केंद्र को सबसे प्रथम किसने खोजा एवं नाम दिया था? तो रॉबर्ट ने, थियोडोर श्वास ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, थॉमस मॉर्गन ने। तो 67 नंबर क्वेश्चन की बात करें। केंद्रक कोशिका का एक अंग है जो झिल्लियों से घिरा होता है तथा वह कोशिकाओं के DNA का संचय करता है। प्राणियों में केंद्रकों का व्यास लगभग 6 माइक्रोमीटर होता है। केंद्रक को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा और उसका नाम भी उन्होंने दिया था। उन्होंने कोशिका में एक विशेष संरचना देखी और उसे केंद्रक नाम दिया था, जो कि लैटिन शब्द न्यूक्लियस से लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक को सबसे पहले किसने खोजा था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें हम लोग तो मेंडल ने मटर पर जो किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? फूल की स्थिति का, फूल का रंग का, फूल की आकृति का या फिर बीज का रंग का। तो 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मेंडल ने मटर के पौधे पर फूल की स्थिति, फूल का रंग, फूल की आकृति और बीज की आकृति जैसे 8 लक्षणों का चयन किया था, लेकिन उन्होंने बीज का रंग लक्षण चयनित नहीं किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रंग जो है, बीज का रंग जो है चयनित नहीं किया था। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। तो क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें हम लोग तो विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन या फिर प्राकृतिक वर्ण। तो 69 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है उसे प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। यह एक धीमी गति से क्रमशः होने वाली अनयादृच्छिक यानी कि नॉन रैंडम प्रक्रिया है। प्राकृतिक वर्ण ही जैव विकास क्रम विकास की जो है प्रमुख कार्यविधि है। चार्ल्स डार्विन ने इसकी नींव रखी और इसका जो है प्रचार प्रसार किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्राकृतिक वर्ण विकास का मुख्य कारक है। आगे बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक वर्गीकरण का जो है मूलभूत इकाई है? वंश और जाति दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो वर्गीकरण की मूलभूत इकाई वंश और जाति दोनों है। वर्गीकरण पद्धति में सबसे पहले वंश तथा बाद में जाति आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की। तो क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सी है? हाथी है, ऊँट है, नीली व्हेल है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम नीली व्हेल यानी कि ब्लू व्हेल जो है पृथ्वी पर मौजूदा सभी जीवित स्तनधारियों में सबसे विशाल होता है। नीली व्हेल की लंबाई जो है 30 मीटर यानी कि 58 फीट तक जो है, वजन जो है 180 मेट्रिक टन तक जो है हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीली व्हेल।
क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। क्वेश्चन में देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के अंदर अंधेरी प्रतिक्रिया का वास्तविक स्थल साइटोप्लास्ट में जो है में कहाँ होता है? तो ग्रेनम में, ग्रामा, लेमेला में या फिर स्ट्रोमा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो अंधेरी प्रतिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन का वास्तविक स्थल जो होता है साइटोप्लास्ट में के जो है स्ट्रोमा में होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्ट्रोमा में। आगे बात करते हैं हम लोग। तो 73 नंबर क्वेश्चन की। रेटिना में पाई जाने वाली कोशिका है। रेटिना में पाई जाने वाली कोशिका है पुरकिंजे कोशिका, स्वान कोशिका, एमेक्राइन कोशिका या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 73 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रेटिना में पाई जाने वाली कोशिकाओं में मुख्यतः एमेक्राइन कोशिका शामिल है। ये कोशिकाएं रेटिना के अंदर के तंत्रिका नेटवर्क में लीकिंग और सिग्नल प्रोसेसिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एमेक्राइन कोशिका। हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की। क्वेश्चन नंबर 74 की। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो मैग्नोन मानुस या फिर विसंडरथल मानुस या फिर पेकिंग मानुस। तो 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जीव का 74 नंबर क्रोमैग्नोन मानुस जो है, क्रोमैग्नोन मानव के अस्थि पंजर फ्रांस में मिले हैं। यह जो है होमो सैपियंस जाति का था। इसका शरीर जो है आजकल के मानव से काफ़ी मिलता जुलता है। यह शिकार करने तथा मछली पकड़ने में निपुण था। क्रोमैग्नोन मानुस को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज मानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रोमैग्नोन मानुस। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन की। तो करवाहट के लिए मानव जीव का जो संवेदनशील क्षेत्र है कौन सा है? संवेदनशील क्षेत्र तो नोक यानी कि टिप है, मध्य भाग है, पीछे का भाग है या फिर किनारा है। तो 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें। जीव का अगला भाग मुख्यतः रूप से मीठे स्वाद के लिए जो है संवेदनशील होता है, जैसे ही हम लोग का जीव है। ये जो आगे का भाग होता है मीठे के लिए होता है। जीव के किनारे पार्श्व भाग जो होता है खट्टे के लिए होता है। ये जो होता है पार्श्व भाग खट्टे के लिए होता है और अधिक संवेदनशील होता है। जीव का पिछला भाग यानी कि ये जो होता है मुख्य रूप से पिछला भाग ये जो होता है कड़वे स्वाद के लिए जो है संवेदनशील होता है, यानी कि जो हम लोग का पीछे होता है ये जो होता है हम लोग का क्या होता है? संवेदनशील होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीछे का जो भाग होता है जीव का वो हम लोग का करवाहट के लिए होता है। आगे हम लोग बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की। तो जैव रासायनिक रूप से जो है इंसुलिन है ग्लाइकोपिंड, लिपोप्रोटीन, प्रोटीन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है। यह पैक्रियाज द्वारा उत्पादित होता है और शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। मधुसूदनी इंसुलिन अग्नाशय यानी पैक्रियाज के अंतस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना जो है 51 अमीनो अम्ल से होती है। तो इसकी राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटीन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नालिका है मूत्रपथ, मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नालिका मूत्रवाहिनी के नाम से भी जानी जाती है। मूत्रवाहिनी में वे नालिकाएं होती है जो मूत्र का किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। मूत्र मार्ग में किडनी, मूत्रवाहिनी, ब्लैडर और मूत्र नली शामिल होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूत्रवाहिनी। मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली तो ये हो जाएगा मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 78 नंबर क्वेश्चन की। तो हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं तो अंतरापरशुक पेशियाँ पाई जाती है उदर में, मध्यपट में, पसलियों में या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतरापरशुक पेशियाँ पसलियों में पाई जाती है। ये पसलियाँ जो होता है ये पेशियों पसलियाँ के बीच में होती है और वे जो होता है प्रश्वास की प्रक्रिया में जो है सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पसलियों में। आगे हम लोग बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की। तो हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक है हार्मोन, पाचक, एंजाइम, तनु, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 79 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे शरीर में भोजन को तोड़ने वाला उत्प्रेरक एंजाइम होता है। एंजाइम जैविक अणु होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करते हैं। ये भोजन से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। एंजाइम के कुछ उदाहरण पेप्सिन, लार एंजाइम, ट्रिप्सिन, अग्नाशय एंजाइम, लाइपेज एंजाइम जटिल खाद्य अणुओं को सरल अणुओं में बदलने में मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाचन एंजाइम होते हैं।
आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की। तो क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें हम लोग तो एंटीबायोटिक औषधियों का एक उदाहरण है एस्पिरिन, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन। तो 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो एंटीबायोटिक ऐसी औषधियाँ होती है जो जीवाणु संक्रमण यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के उपचार के लिए जो है उपयोग की जाती है। पेनिसिलिन एक प्रसिद्ध और प्रभावी एंटीबायोटिक है जो जीवाणुओं को कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल से के निर्माण को जो है बाधित करके उन्हें मारता है और उसके विकास को जो है रोक देता है। एस्पिरिन और पैरासीटामोल दर्द निवारक और ज्वर नाशक है, जबकि क्लोरोक्विन मुख्य रूप से जो है मलेरिया रोधी दवा है, ना कि एक सामान्य एंटीबायोटिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेनिसिलिन जो होता है एक एंटीबायोटिक दवा है। तो आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, मतलब जो हृदय रोगी होते हैं उनको अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, गंधक, वसा। तो 81 में क्वेश्चन की बात करें हृदय रोगियों को वसा का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। अत्यधिक वसा विशेष रूप से संतृप्त और ट्रांस फैट रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL के स्तर को जो बढ़ाता है। यह कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमा होकर उन्हें संकरा और कठोर बना देता है, जिससे जो है रक्त प्रवाह बाधित होती है और दिल के दौरे का जो है खतरा बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है वसा का सेवन कम करना चाहिए हृदय रोगियों को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन की। तो फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी है किसका? शैवाल का, कवक का, बैक्टीरिया का या फिर पादप का? तो 82 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन का विज्ञान है। यह उनके जीवन चक्र, विकास, परिवर्धन और विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थिति के जो है उनके व्यवहार का विश्लेषण करता है। इस अध्ययन में समुद्री, ताजे पानी और स्थलीय शैवाल शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शैवाल। आप लोग को ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग लगेगा क्योंकि जो मैं जो है पूरा इसका जो है एक्सप्लेनेशन करके बता रही हूँ, तो इसमें जो है टाइम लगता है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर होगा। तो आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन की थी। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग जो है हरा होता है? ग्लूकोज, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या फिर ऑक्सीजन? तो 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें क्लोरोफिल एक हरा रंग द्रव्य है यानी कि पिगमेंट है जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को सोखना है। यह प्रकाश के लाल और नीले रंग को अवशोषित करता है और हरे रंग को जो है परावर्तित कर देता है। इसी कारण पौधे हमें हरे दिखाई देते हैं, यानी कि लाल और जो नीला रंग होता है उसको अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है, और हरे रंग को जो है परावर्तित करता है। इसी कारण जो है पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है हमें हरे रंग की दिखाई देती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरोफिल। आगे बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे 71st BPSC में। आप लोगों ने अगर दिया होगा तो आप लोग को जरूर पता होगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 की। तो क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें हम लोग तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व पानी से जो है कार्बोहाइड्रेट बनने की क्रिया जो है कहलाती है कार्बो संश्लेषण, खमीरीकरण, प्रकाश संश्लेषण, ट्रांसपायरेशन। तो 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है पौधे क्लोरोफिल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और पानी H2O से जो है कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनने की क्रिया को जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह प्रक्रिया जो है पौधे के लिए भोजन बनाने और वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ने का मुख्य तरीका है, जैसे कि 6CO2 प्लस 6H2O प्लस प्रकाश ऊर्जा, तो बनेगा हम लोग का ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। ये ग्लूकोज प्लस 6O2 जो है रिलीज कर देता है। तो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की थे। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण जो पौधे का रंग जो होता है हरा होता है? तो ग्लूकोज, नाइट्रोजन, ये लग रहा है क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, तो इसका क्लोरोफिल हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग 86 नंबर को। पुरुष जन्म का नियमन करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करता है? लूप का, कॉन्डम का, कॉपर टीका या फिर मालाडी का? पुरुष जन्म का नियमन करने के लिए। तो 86 नंबर क्वेश्चन की बात करें जन्म का नियमन यानी कि बर्थ कंट्रोल करने के लिए पुरुष कॉन्डम का उपयोग करते हैं। कॉन्डम एक अवरोधक यानी कि बैरियर विधि है जिससे संभोग से पहले जो है लिंग पर पहनना जाता है। यह वीर्य या स्पर्म को जो महिला के गर्भाशय में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे गर्भाशय की संभावना समाप्त हो जाती है। यह एकमात्र तरीका है जिसका उपयोग पुरुष कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्डम। बाकी जितना कॉपर्टी है ये सब, मालाडी है, लूप है, ये सब जो है महिलाओं को जो है यूज़ किया जाता है। बाकी बात करें हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन की। तारपीन का तेल निकाला जाता है चीड़ से, कॉनिफर से, देवदार से या फिर जूनिपर से? तो 87 नंबर क्वेश्चन की बात करें तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ों से निकाला जाता है। यह बायोडिग्रेडेबल होता है और इसका उपयोग जो है चीड़ का पेड़ जो होता है इससे जो है रेजिन को डिस्टिल करके प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीड़ से। तारपीन का तेल निकाला जाता है चीड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। तो क्वेश्चन नंबर 88 की हम लोग बात करें तो निम्न में से कौन से कीट मनुष्य मात्र के लिए जो है उपयोगी नहीं है? मधुमक्खी, केचुआ, टैपवॉर्म या फिर रेशम का कीड़ा। तो 88 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं टैपवॉर्म यानी कि फीता कृमि एक हानिकारक अतः परजीवी है जो मनुष्य और अन्य जानवरों की आंतों में रहता है और बीमारियां पैदा करता है, इसलिए यह मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। इसके विपरीत मधुमक्खी शहद और परागन के लिए जो है, केचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए और रेशम का कीड़ा जो है रेशम के लिए मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी जीव है। तो सी नंबर जो हो जाता है हम लोगों के लिए गलत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपयोगी नहीं है मनुष्य के लिए। आगे बात कर रहे थे 89 नंबर क्वेश्चन की। तो खेलो भारत नीति 2025 को किस अन्य प्रमुख राष्ट्रीय के साथ जो एकीकृत किया गया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, राष्ट्रीय युवा नीति। तो 89 नंबर क्वेश्चन के बाद केंद्र सरकार ने खेलो भारत नीति 2025 का विवरण जारी किया है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के साथ एकीकृत किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जो है एकीकरण किया गया है। आगे बात करें हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन की। तो भारत की सबसे बड़ी जनजातीय ग्राम विकास योजना के तहत जो कितने गाँव के लिए जो विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है? नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 20 जुलाई 2025 को PIB द्वारा जो जारी सूचना के अनुसार जो सरकार ने देश की सबसे बड़ी जनजातीय ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत देश भर के 15,989 जनजातीय गाँव के लिए विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इन कार्यक्रमों के लिए 2,293.31 करोड़ की राशि जो है जारी की गई है। यह योजना जनजातीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों में सुधार केंद्रित है, जिससे इन क्षेत्रों में ऐतिहासिक विकास और आवंटन में वृद्धि सुनिश्चित होगी। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15,989। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल यानी कि IG के रूप में किसे शपथ ग्रहण की है? तो RK माथुर ने, मनोज सिन्हा ने, कविंदर गुप्ता ने, VD मिश्रा ने। तो 91 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कविंदर गुप्ता ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कविंदर गुप्ता। आगे बात करें हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन की। भारत में पहली सफल इंटर हॉस्पिटल लीवर स्वैप सर्जरी का जो 2 शहरों के बीच हुई है, किस 2 शहरों के बीच हुई है? दिल्ली और गुरुग्राम, मुंबई और पुणे, चेन्नई और कोयम्बटूर या फिर कोलम्बटूर के 2 अस्पतालों के बीच। तो 92 नंबर क्वेश्चन के बाद भारत के अंग प्रत्यारोपण विज्ञान में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए देश की पहली सकल इंटर हॉस्पिटल लीवर स्वैप सर्जरी कोयम्बटूर के 2 अलग अलग अस्पतालों के बीच संपन्न हुई है। इस प्रक्रिया में 2 परिवारों के बीच अंगों का आदान प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोयम्बटूर के 2 अस्पतालों के बीच। आगे बात करें 93 नंबर क्वेश्चन की। तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की खुफिया एवं जांच I&I कार्यशाला की मेजबानी की है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की, विश्व डोपिंग एजेंसी रोधी एजेंसी वाडा की या फिर फीफा की या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC की। तो 93 नंबर क्वेश्चन के बाद भारत में स्वच्छ खेल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी की है। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा ने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की खुफिया एवं जांच कार्यशाला का आयोजन किया है। यह इस कार्यशाला का दूसरा आयोजन था जिसका उद्देश्य डोपिंग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में खुफिया जानकारी और जांच तकनीकी को मंजूरी करना है। यह मेजबानी डोपिंग रोधी प्रयासों में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा। आगे बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की। तो 94 नंबर क्वेश्चन की बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC 28 से 29 जुलाई 2025 को अपनी खुली सुनवाई और शिविर बैठक किस शहर में आयोजित करेगा? नई दिल्ली में, लखनऊ में, हैदराबाद में, जयपुर में। तो 94 नंबर क्वेश्चन की बात करें न्याय को आम लोगों तक पहुंचाने के अपने प्रयास में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC 28 से 29 जुलाई 2025 को करेगा। इस तरह के शिविरों का उद्देश्य मानवाधिकार के उल्लंघन से पीड़ित लोगों की शिकायतों को सीधे सुनना और उसका त्वरित समाधान करना। यह पहल आयोग को जमीनी हकीकत से रूबरू होने और स्थानीय प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने में मदद करती है, जिससे मानवाधिकारों की संरक्षण को मंजूरी मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि हैदराबाद में। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें हम लोग भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइटर एम्बेसी लाइन FAL स्थापित करने के लिए टाटा एम्बेसडर सिस्टम लिमिटेड ने किस यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो थेल्स,
डसॉल्ट एविएशन, एयरबस या फिर लियोनार्डो के साथ। तो 95 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एम्बेसडर सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL ने जो है यूरोपीय एयर स्पेस दिग्गज एयरबस के साथ जो है साझेदारी की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि एयरबस के साथ। आगे बात करें 96 नंबर क्वेश्चन की। 96 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 96 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत के कितने वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार प्रदान किया है? 6 महीने का, 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का, 2 वर्ष का। तो 96 नंबर क्वेश्चन की बात करें केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत को 1 वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार प्रदान किया है। यह विस्तार 1 जून 2025 से 31 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा या जब तक सरकार द्वारा कोई नया आदेश जारी न किया जाए। यह सेवा विस्तार जनहित में मूलभूत नियम 56D के तहत स्वीकृत किया गया है जो रक्षा क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 वर्ष के लिए। आगे बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की। मशहूर सनग्लास कंपनी ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बने हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभम गिल या फिर जसप्रीत बुमराह। तो 97 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान शुभम गिल मशहूर ओकले की नई कैंपल आर्टिफैक्ट फ्रॉम द फ्यूचर के तहत जो है हुई है। 25 वर्षीय गिल अपनी शांत और सटीक बल्लेबाजी के साथ अब ओकले के स्टाइलिश सनग्लासेस के साथ भी नजर आएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुभम गिल। आगे बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की। भारत सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किन फल की खेती को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है? आम, लीची, केला या फिर ड्रैगन फ्रूट। 98 नंबर क्वेश्चन की। भारत सरकार ने राज्य में कृषि विविधीकरण और किसानों की बढ़ती आय के उद्देश्य से ड्रैगन फ्रूट की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जो है एक नई योजना जो है शुरू की है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत जो किसानों को ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाने और जो है ड्रिप सिंचाई प्रभावी स्थापित करने में 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह कदम कम पानी की आवश्यकता वाली और उच्च बाजार मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ड्रैगन फ्रूट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के तहत प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट स्वास्थ्य ID प्रदान करने की घोषणा की। योजना मुख्य उद्देश्य क्या है? निजी अस्पतालों को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य डेटा का केंद्रीकरण और सुलभता, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, दवा की कीमतों को नियंत्रित करना। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का लक्ष्य बिहार के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना। इसके तहत एक यूनिक हेल्थ ID बनाई जाएगी जिससे व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री, जांच रिपोर्ट और उपकरण का जो है विवरण संग्रहित होगा। इससे किसी भी अस्पताल में डॉक्टर मरीज के साथ की पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे जिससे बेहतर और त्वरित उपचार संभव हो सकेगा। यह योजना स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वास्थ्य डेटा के केंद्रीकरण और सुलभता के लिए। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन के। मई 2025 में बिहार में भीषण गर्मी और लू हीट वेव को राज्य सरकार ने जो है किस प्रकार की आपदा घोषित की है? स्थानीय आपदा या फिर क्षेत्रीय आपदा या फिर राज्य विशिष्ट आपदा या फिर राष्ट्रीय आपदा। तो 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बिहार में हर साल भीषण गर्मी और लू के कारण होने वाले जनहानि को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे एक राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। इस घोषणा के बाद जो है लू से मृत्यु होने पर जो पीड़ित के परिवार को आपदा प्रबंधन विभाग के नियमों के अनुसार 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। यह कदम गर्मी और लू के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है और इसका उद्देश्य प्रभावित परिवारों को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्य विशिष्ट आपदा। तो यहीं पे हम लोग का जो है पूरा कंप्लीट होता है। यहीं पे हम लोग का जो है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो है सामान्य अध्ययन का वो हम लोग का कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।